दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है ठाकुर दत्त जोशी जी की बुक कुमाऊं के खौफनाक आदमखोर। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में है। अब हमारी जो नई कहानी है वो इस बुक की आखिरी कहानी है और इसका नाम है चंपावत का आदमखोर गुलदार। चंपावत जनपद नेपाल से जुड़ा हुआ है और टनकपुर रेल टर्मिनल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चंपावत बहुत ही रमणीक और सुंदर जगह है। एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन आसपास चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, देवदार, चीड़, बुरांस और बहुत ही सुंदर दूसरे वृक्ष यहाँ की सुंदरता को चार चांद लगा देते हैं। घना जंगल है और यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर हैं। आबादी क्षेत्रों में तरह तरह के फलदार वृक्ष लोगों ने लगाए होते हैं, जैसे कि अनार, अखरोट, आड़ू, सेब, नाशपाती और प्लम। जिला चंपावत की स्थापना 1990-91 के बीच में हुई थी। पहले यह पिथौरागढ़ जिले का ही हिस्सा था। पिथौरागढ़ पहले सबसे बड़ा जिला होता था। इसकी सीमाएं लगती थी, एक तरफ तो चीन, नेपाल, दूसरी तरफ अल्मोड़ा, नैनीताल और चमोली जिलों से। अब जो जिला चंपावत है वो बागेश्वर, नेपाल, अल्मोड़ा और नैनीताल से जुड़ा हुआ है। इस जिले में चंपावत, लोहाघाट, पंचेश्वर, कलढूंगा, टनकपुर, ढूलीगाड़, पूर्णागिरी, चलथी, ढोलीगांव, देवीधुरा, मूनाकोट, दन्या, सौफ्टक, मोतिया पाथर, पहाड़ पानी, गुलियारीठा, ताल, मीनार, खनस्यो और गोनिया, ये सारी जगह आते हैं और ये सारी जगह बहुत ही रमणीक स्थल है। जब तक चंपावत जिला नहीं बना था तब तक ये पिथौरागढ़ जिले का तहसील मुख्यालय था। लोहाघाट से एक सड़क रिमल बैंड देवीधुरा होती हुई धारी ब्लॉक से भीमताल हल्द्वानी की तरफ आती है। चंपावत में एक देवीधुरा रेंज है। इस रेंज में मूनाकोट सेक्शन के दो बीट है। मूनाकोट एक छोटी सी हाट है, यानी कि हाट बाजार, जहां आसपास के लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं। यहाँ पर टैक्सी और जीपों का आवागमन है और टैक्सी और जीपें यहाँ पर अक्सर खड़ी भी होती है। देखा जाए तो यहाँ पर सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर एक फॉरेस्ट गार्ड थे जिनका की नाम था पुष्कर भट्ट। वो बड़े कर्मठ, ईमानदार और भाग्यशाली फॉरेस्ट गार्ड थे। कभी कभी फॉरेस्ट के एसडीओ श्री जीवन चंद्र जोशी यहाँ पर दौरे टूर पे आते थे। देवीधुरा के भूना कांड, चौड़ा, जीना, कजीना, गोगिना, पनौली, तेरा, रेयल बैंड, इन इलाकों में एक साल से गुलदार की छुटपुट घटनाएं हो रही थी, यानी कि हो रहा था गुलदार का हमला। 4 अगस्त 1998 की बात है। शाम का समय था, बज रहे होंगे करीब 5। चाड़ोड़ा सोन गांव के निवासी पूरन सिंह दानी का 8 वर्षीय पुत्र पप्पू अपने घर के आंगन में खेल रहा था। पप्पू एक खूबसूरत, नेक, फुर्तीला और एक अच्छा बच्चा था। उसकी सभी लोग तारीफ करते थे। पप्पू बहुत बुद्धिमान भी था और उसकी बहन थी शीला। मकान के पीछे की तरफ से शोर हुआ। शीला बोली, दादी, मकान के पीछे से सरसराहट की आवाज आई है। पप्पू बोला, होगा कोई कुत्ता बिल्ला, चल तू गेंद फेंक। दोनों फिर से खेलने में लग गए। पप्पू की मां चाय बना रही थी और उनकी गेंद प्लम के पेड़ के नीचे जा गिरी। गेंद लाने के लिए गया पप्पू। शीला चली गई घर के अंदर चाय पीने के लिए, क्योंकि उसको उसकी मां ने आवाज लगाई थी। स्कूल के आने के बाद उसने चाय नहीं पी थी, सीधा खेलने में लग गई थी। उस गुलदार ने उछाल मारी और पकड़ ली पप्पू की गर्दन। पप्पू चिल्लाया, बाघ बाघ, मां, बाघ आ गया। उधर गुलदार यानी कि लेपर्ड पप्पू को घसीट के लेके जा रहा था। गांव वालों ने भी देखा और पप्पू की मां ने भी वो आवाज सुन ली थी जब उसने चिल्लाया था, बाघ बाघ। आवाज सुन के मां बाहर आई। बाहर
शोर शराबा भी होने लगा था। जंगल में सब तरह के पेड़ हैं, बांस, बुरांस, चीड़, काफल, जंगली केला, और हमें रास्ते में जानवर मिले, घोराल, काकड़ यानी कि बार्किंग डियर, जंगली सुअर, कलीस फीजेंट। रास्ते में हमें गुलदार की चाल और खरोचने के निशान भी मिले। ये बात मुझे समझ में आ गई थी कि गुलदार ने अपना ठिकाना इसी जंगल को बनाया हुआ। त्रिलोक सिंह नेवी बड़ा प्रेमी और सेवा भाव वाला व्यक्ति है। उसने तन मन से हमारा साथ दिया। रात में हम उनके घर के आंगन में गांव के दूसरे लोगों के साथ बैठे हुए थे। ग्राम खोली के उत्तर पूरब में एक नाला पड़ता है। रात को 1 बजे गुलदार के गरजने की आवाज उस नाले की तरफ से आई। मुझे आइडिया लग गया था कि हो ना हो यही है वो आदमखोर गुलदार। रात का समय था, मेरा पहला दिन था वहां, और रात बहुत अंधेरी थी। अंधेरे में हम कुछ कर नहीं पाते क्योंकि हमें इलाके की जानकारी तो थी नहीं। उस नाले में एक बैल पहाड़ से गिर के मर गया था। उस बैल की लाश को खाने के लिए जंगली सुअर भी आ रहे थे। पक्का उसी पर गुलदार भी आ गया होगा। उस नाले में लैंटाना, करौंज, इस तरह की झाड़ियां थी। मैं सारी रात जागता रहा और सुनता रहा उस गुलदार की आवाज। सुबह 5:30 बजे मैंने भट्ट जी से कहा, चलो तैयार हो जाओ, चलेंगे उस नाले की तरफ जहां रात में बोल रहा था गुलदार। त्रिलोक सिंह बोले, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैंने कहा, आप साथ मत चलिए, अपने घर से ही गुलदार की गतिविधि को सुनते रहिए और देखते रहिए। हम जब गए तो नाले के पास में खरोचने के निशान और ड्रॉपिंग्स यानी कि विष्ठा मल पड़ा हुआ मिला। बज चुके थे सुबह के 6:30। हम गुलदार की तलाश में थे, लेकिन गुलदार हमें नजर नहीं आ रहा था। हम गांव की तरफ वापस लौट रहे थे। सामने चीड़ यानी कि पाइन का घना जंगल था। मैंने पुष्कर भट्ट से कहा कि ध्यान से देखना, क्योंकि चीड़ के पेड़ के बीच में गैप होता है, हमें गुलदार नजर आ सकता है। भट्ट देखता रहा। थोड़ी देर बाद कुछ नजर आया और ध्यान से देखा तो वास्तव में वो गुलदार ही था। मैंने त्रिलोक सिंह को आवाज दी कि सामने की पहाड़ी पर गुलदार दिख रहा है, तुम ध्यान से देखते रहना कि वो किस तरफ जा रहा है। हम दोनों सावधानी के साथ उस गुलदार की तरफ आगे बढ़ चले। हाथ में थी 315 बोर की राइफल। मैं नीचे उतर रहा था। मैंने भट्ट से कहा, डरना मत, मैं नीचे उतर रहा हूं। भट्ट मेरे पीछे धीरे धीरे आ रहा था, लेकिन गुलदार ने मुझे देख लिया। फिर मैंने आड़ ले ली। भट्ट चढ़ गया एक काफल के पेड़ पर। गुलदार मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसकी नीयत थी मुझ पर हमला करने की। मैं सोच रहा था कि गुलदार का बगल का साइड यानी कंधे का इलाका दिखे तो मैं उस पर फायर करूं, लेकिन मुझे दिख रहा था सिर्फ उसका सर। जब वो करीब 10 मीटर की दूरी तक आ गया तो मैंने सोचा कि बगल वाला टारगेट तो मिल नहीं पाएगा। मैंने सोचा इसके सिर पे यानी सामने के हिस्से पर ही गोली मारनी होगी। गोली चलाने के पहले मैंने एक हल्की सी सीटी बजाई। जैसे ही मैंने सीटी बजाई, गुलदार खड़ा हो गया। मैंने 315 की फायर झोंक दी यानी गोली चला दी। गोली लगने के बाद भी गुलदार मेरी तरफ आगे बढ़ा। करीब 5 मीटर बढ़ने के बाद वो उछल के गिर गया। वहां पर एक छोटा सा नाला था, उसमें लुढ़कते हुए वो नीचे पहुंचा और फिर उसने तोड़ दिया दम। फायर सुनते ही भट्ट मेरे पास आया, बोला, डिप्टी साहब क्या हुआ? मैंने कहा, गुलदार मर चुका है। गांव से भी सभी लोग देख रहे थे। फायर की आवाज भी उन्होंने सुनी थी और उन्होंने गुलदार को गिरते हुए भी देखा था। उसके बाद गुलदार लुढ़कता गिरता हुआ नीचे चला गया था। अब गांव वाले पता नहीं क्या सोच रहे थे। तब मैंने कहा चिल्लाकर, ठाकुर त्रिलोक सिंह जी, गुलदार मर चुका है, आप लोग यहाँ पर आ जाओ और इस गुलदार को लेके चलते हैं गांव की तरफ। गांव के सभी लोग आ गए। उस मृत गुलदार को 8 आदमी एक अर्थी सी बना के गांव की तरफ ले गए। फिर क्या था, खुशी का डंका बज गया। आसपास के गांव के लोग भी आने लगे उस गुलदार को देखने के लिए। सभी विभागों को सूचना भेज दी गई। मरे हुए गुलदार को ग्राम खौली से गोगीना, कजीना और चौड़ा ग्राम होके मूना कोट की तरफ लाए। रेंज अधिकारी देवीधुरा, उप प्रभागीय अधिकारी जीवन चंद्र जोशी, तहसीलदार लोहाघाट, पटवारी, सभी लोग पहुंच चुके थे मूना कोट। गुलदार को रेंज अधिकारी देवीधुरा के सुपुर्द किया गया। 2 वर्ष पहले दन्या और उसके आसपास के इलाके में गुलदार का आतंक हुआ था। उस आतंक में मादा गुलदार को दोषी ठहराया जाता है। उस समय उस मादा के साथ 2 बच्चे थे। मादा तो बाद में मर गई थी, लेकिन वो बच्चे
वयस्क हो गए थे, यानी कि बड़े हो गए थे। पहाड़ी क्षेत्रों में छिपने की बहुत जगह होती है और ऐसा माना जाता है कि केवल नर गुलदार ही बच्चों को मार सकते हैं। गुलदार को पकड़े जाने की संभावना छिपने की जगहों के कारण बहुत कम हो जाती है। यही वजह है कि इनकी संख्या पहाड़ी इलाकों में बहुत तेजी से बढ़ती है। लेकिन वयस्क नर आपस में लड़के मरते ही बहुत है। मैंने अक्सर देखा है इनके बीच लड़ाइयाँ बहुत होती हैं और ऐसी अगर लड़ाई होती हैं तो एक गुलदार की मौत के साथ ही खत्म होती है। ग्राम खोलों में गुलदार मारने के बाद कुछ दिनों तक शांति रही। सारे लोग दौड़े, चिल्लाए, लेकिन गुलदार बच्चे को घसीटते हुए जंगल की तरफ ले गया। क्योंकि पप्पू का वजन था 15-20 किलो के आसपास, तो गुलदार उसे मुंह में उठा के नहीं ले जा पाया, वो उसे घसीटते हुए ले गया। संयोग की बात थी कि श्री पूरन सिंह मोनाकोटी किसी आवश्यक कार्य से वहीं आए हुए थे। चौड़ा ग्राम से मूनाकोट 3 किलोमीटर की दूरी पर है। कक्षा नंबर 7 में मूनाकोट में ही गोपाल सिंह का लीसा गड़ान और ढुलान का ठेका था। वो 2 खच्चर लीसा लेकर मूनाकोट लीसा डिपो जा रहे थे। जब गोपाल सिंह ठेकेदार ने सुना कि पूरन सिंह मास्टर के बेटे पप्पू को गुलदार उठा के ले गया, तो उसने सूचना मूनाकोट के फॉरेस्ट गार्ड की चौकी में दी। जब पूरन सिंह मास्टर ने वहां पर सुना तो बहुत रोया और घर की तरफ रोते रोते भागा। उनके साथ दूसरे लोग भी आ गए और पूरन सिंह मास्टर और उनकी घरवाली तो रोते रोते बेहोश हो गए। रात के करीब 8 बज चुके थे। जगह जगह के शिकारी आए और ग्राम चौड़ा में जमा हुए। मशाल, टॉर्च और पेट्रोमैक्स की रोशनी में रात में ही लाश को ढूंढने की कोशिश करते रहे, लेकिन रात को लाश मिली नहीं। सब लोगों ने पूरन सिंह के घर में बैठ के विचार विमर्श किया। जिलाधिकारी चंपावत और डीएफओ को इस घटना के बारे में सूचना दी गई ताकि बाहर से शिकारी आके इस मैन ईटर लेपर्ड यानी कि नरभक्षी तेंदुए यानी गुलदार को मार सके। आदमखोर गुलदार को मारने के लिए प्रेम सिंह नेगी, जो कि मेरा सहयोगी है, उसे भेजा गया प्रोजेक्ट टाइगर की ओर से। यहां आकर उसने अथक प्रयास किए, बड़ी कोशिशें की, लेकिन वो नरभक्षी गुलदार को मार नहीं सका। कोशिशें पूरी की, मचान बांधा, पाड़ा बांधा, फायर किए, लेकिन गुलदार चालाक था, उसे वो मार नहीं पाए। जबकि नेगी जी बड़े ही कर्मठ हैं। पूरे इलाके में आतंक व्याप्त था। आदमखोर था कि अपनी गतिविधि जारी किए हुए था। मेरे शिष्य पिथौरागढ़ के विद्यासागर पांडे और इकबाल हुसैन को डीएफओ पिथौरागढ़ ने बुलवाया। काफी प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। मैं उस समय था पौड़ी गढ़वाल में, क्योंकि वहां पर भी गुलदार का ही आतंक चल रहा था। वो दूसरा गुलदार था। मुझे वायरलेस किया गया कि आप वापस आइए और डायरेक्टर प्रोजेक्ट टाइगर से अब मुलाकात कीजिए। मैं पौड़ी गढ़वाल से रामनगर आके कॉर्बेट नेशनल पार्क के डायरेक्टर साहब से मिला। उस समय डायरेक्टर साहब थे श्री आर.सी. गौतम। डायरेक्टर साहब ने मुझसे कहा कि जोशी, मूनाकोट में नरभक्षी गुलदार का बहुत आतंक है। आप फौरन वहां पर जाइए, क्षेत्र का निरीक्षण कीजिए और फिर मुझे सूचना दीजिए। निदेशक महोदय की आज्ञा पाकर मैं देवीधुरा रेंज मूनाकोट पहुंचा। पूरे इलाके में दहशत का माहौल था और मेरे वहां पर पहुंचने पर जनता को खुशी हुई, क्योंकि उन्हें अब विश्वास हो चला था कि पक्का अब वो नरभक्षी मारा जाएगा। मैंने क्षेत्र का निरीक्षण किया, पाया कि हर क्षेत्र में, हर घर में, हर जनमानस में गुलदार को लेके बहुत ज्यादा आतंक है। मैंने डायरेक्टर साहब को फोन पे इन्फॉर्म किया और फॉरेस्ट गार्ड पुष्कर भट्ट, चौड़ा के पूरन सिंह मास्टर, सेरा के भैरव दत्त अध्यापक और ग्राम प्रधान को बुलाकर सलाह मशवरा किया। प्रेम सिंह नेगी और भूपाल सिंह रावत, जो कि शिकारी थे, वहां पर काम कर रहे थे, उनसे भी जानकारी ली पिछली कार्रवाइयों की, गुलदार की चाल ढाल, साइज, इन सब का ब्यौरा लिया। रात में विश्राम किया मूनाकोट चौकी में। 28 अगस्त 1998 की बात है। मैंने रात को गश्त की। शाम के 4 बजे चौकी वापस पहुंचा। शाम को 5 बजे करीब एक घोड़े वाले ने मुझे खबर दी कि खैली के नाले में गुलदार बोल रहा है और उसके पास बोल रहे हैं लंगूर।
हम मूनाकोट चौकी में बैठे थे। मैंने पुष्कर भट्ट से कहा, चलो वहीं चलते हैं, रात को गश्त लगाएंगे खैली नाले के पास में, और रात में रुकेंगे भी खैली गांव में ही। अपनी राइफल, टॉर्च सब कुछ लेके हम खैली पहुंचे और वहां पर रुके त्रिलोक सिंह के यहाँ पर। मूनाकोट से खैली जाने में 5 किलोमीटर का जंगल का इलाका पड़ता है। 4 अगस्त 1998 से 30 अगस्त 1998 तक वहां कोई घटना नहीं हुई। 30 अगस्त को राम सिंह की लड़की राधा को शाम को 5 बजे जंगल से आते वक्त अपना शिकार बना लिया। इस घटना से क्षेत्र में बहुत बड़ी दहशत फैल गई। राधा की लाश को ढूंढा जा सका रात के 12 बजे। लाश का अगला भाग गुलदार खा चुका था। इस घटना के बाद वहां पर कोटद्वार और पिथौरागढ़ से शिकारी भेजे गए, लेकिन वो गुलदार को मारने में असफल रहे। 15 सितंबर 1998 को शाम के 6 बजे मूनाकोट बाजार में गुलदार एक महिला के घर में घुस गया। घर के अंदर एक भोटिया कुत्ता था जिसने उस महिला की जान बचा ली। इस घटना के बाद 17 सितंबर को माला तोली गांव के निवासी त्रिलोक सिंह की बेटी पुष्पा, जो कि मात्र 3 साल की थी, उसे गुलदार उठा ले गया। वक्त था रात के 8 बजे का। सितंबर का महीना था, थोड़ी गर्मी हो रही थी। पुष्पा की दादी आंगन में बैठी थी, उसकी माँ घर में रोटी बना रही थी। अचानक से मकान की सीढ़ियों की ओट में छिपा बैठा गुलदार उछल के आया और पुष्पा को उठा ले गया। बहुत हो हल्ला हुआ, लेकिन गुलदार ने उस मासूम को छोड़ा नहीं। सुबह लोग जंगल में पुष्पा की लाश को ढूंढने गए तो उसकी लाश के कुछ टुकड़े ही मिले। विभाग के लोग निरीक्षण करने गए और जब उन पगमार्क का मिलान उस गुलदार से किया गया जिसने कि राधा को मारा था, तो पाया गया दोनों एक ही गुलदार के पैरों के निशान हैं। लाश को भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए और जनता को आश्वासन दिया गया कि रामनगर से शिकारी को बुलाया जा रहा है। 27 सितंबर की बात है। भगीरथ जोशी, जिला चंपावत और अल्मोड़ा की सीमा पर स्थित गांव शेरा, जहां पर 8 साल की बच्ची को गुलदार ने अपना निशाना बना लिया। वो बच्ची अपने मकान की छत पर लालटेन जलाकर पड़ रही थी। गुलदार चुपचाप आया। वो बच्ची कमला, उसे लगा कुत्ता रोटी खाने के लिए आ रहा है, लेकिन वो कुत्ता नहीं था, वो था दुष्ट गुलदार। वो कमला को लेके गया सामने के एक नाले में। शेरा गांव में आबादी बहुत ज्यादा नहीं है। लोग लाश को ढूंढने के लिए गए। बहुत देर मेहनत करने के बाद लाश मिल गई। गुलदार ने उस बच्ची का कुछ हिस्सा खा भी लिया था। लोग बहुत भड़क गए। विभाग के अधिकारी जनता को समझा रहे थे कि शिकारी ठाकुर दत्त जोशी आने ही वाले हैं, और जो शिकारी पहले से वहां थे वो जान बचाकर भाग रहे थे, क्योंकि जनता बहुत ज्यादा नाराज भी थी और कुछ सुनने के लिए भी तैयार नहीं थी। शेरा गांव में ही 8 अक्टूबर 1998 को 4 बजे मंजू पानी भरने के लिए गई थी। इस गांव में एक छोटी सी पहाड़ी है, उसके नीचे एक बांस का जंगल है। बांस की जड़ों के पास से जो जल निकलता है उसे बहुत ही ठंडा, जड़ी बूटी वाला और स्वास्थ्य वर्धक माना जाता है। कुमारी मंजू, जिसकी उम्र थी 10 साल, ईश्वरी दत्त टेलर मास्टर की बेटी थी। ईश्वरी दत्त श्री भगीरथ जोशी के मंझले भाई थे। इनके सबसे छोटे भाई थे श्री बाला दत्त जोशी। तीनों भाई एक साथ इस गांव में रहा करते थे। बाला दत्त जोशी की लड़की ने मंजू को पानी लाने जाते हुए देखा था। शांति, यानी वो दूसरी बच्ची, अपने जानवरों के लिए घास लेने के लिए गई थी। शांति ने अपनी चाची से पूछा कि चाची, मंजू पानी लेने गई थी, अभी तक लौटी नहीं क्या? उसकी मां ने पूछा कि मंजू किसके साथ गई है? तो शांति बोली, मैंने तो उसे अकेले ही जाते देखा था। मंजू की मां को चिंता हो गई कि फिर मंजू अब तक क्यों नहीं आई। इतने में मंजू के पिता अपनी टेलरिंग शॉप से, जो कि मनोली में थी, घर की तरफ आ गए। उन्हें खबर दी गई कि मंजू पानी लेने गई थी, अकेले गई थी और अभी तक वापस नहीं आई। मंजू के पिता ने भी एक तांबे का घड़ा उठाया और वहीं बंजाड़ी, यानी जहां से बांस के पेड़ के पास से पानी निकलता था, खुद भी चल दिए मंजू का पता करने और साथ में पानी भरने। रास्ते में करीब 100 मीटर चलने के बाद उन्हें मंजू का लुढ़का हुआ घड़ा और उल्टी सीधी चप्पलें पड़ी हुई मिली। मास्टर ईश्वरी दत्त
फौरन दौड़ते हुए उस जगह पहुंचे जहां वो घड़ा पड़ा था और चप्पलें पड़ी थी। वहां उन्होंने देखा कि मंजू को घसीटने के निशान भी थे और वहां पर खून की बूंदें भी पड़ी थी। उन्हें पूरा यकीन हो गया कि उनकी बिटिया मंजू को गुलदार ने मार दिया है। उन्होंने चिल्ला के आवाज दी कि मंजू को भाग ले गया। गांव के सारे लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे। करीब 14-15 लोग थे। वो लोग लाठी, दराती और कुल्हाड़ी लेकर आए थे। वो लोग घसीटने के निशानों को देखते देखते आगे बढ़े। पहाड़ी इलाका था, बहुत सारी झाड़ियां भी थी। करीब 1 किलोमीटर जाने के बाद जब गुलदार ने देखा कि शोर करते हुए लोग उसकी तरफ आ रहे हैं, तब उसने छोड़ी मंजू की लाश। शाम के 5 बज चुके थे। वो गुलदार मंजू का काफी हिस्सा खा चुका था। गांव वाले मंजू की लाश को उठा के गांव की तरफ लाए। आधे घंटे बाद वो गुलदार गरजता हुआ शेरा गांव में आ गया, क्योंकि उसका शिकार जो छीन लिया गया था। लाश बाहर आंगन में रखी थी, शुद्ध मिट्टी बिछाकर उसके ऊपर। वहां पर आग भी जला दी गई थी, रोशनी का भी इंतजाम कर दिया था। लाश की सुरक्षा के लिए पूरी रात गांव वाले वहीं बैठे रहे। सुबह का टाइम था, 9 अक्टूबर 1998 का। पट्टी पटवारी को बुलाया गया और मंजू की लाश का पंचनामा करके उसे दफनाया गया। बाद में उस गांव में अधिकारियों और कर्मचारियों का तांता लग गया। सारे लोग आ रहे थे और मंजू के माता पिता को सांत्वना दे रहे थे। देवीधुरा के रेंजर उमाराम जी और एसडीओ जीवन चंद्र जोशी गांव में आए और मृतक के परिवार वालों को 3,000 रुपए सहायता राशि दी गई। शेरा गांव में आदमखोर गुलदार कई बार वार कर चुका था। 2 कैजुअल्टी हो गई थी। दोनों ही बार उसे लड़कियों का मांस खाने को मिल गया था। इसलिए वो आदमखोर गुलदार, जिसे कि आसान शिकार की आदत लग चुकी थी, इसलिए उस गुलदार ने गांव शेरा में डेरा डाल दिया। 15 अक्टूबर की रात के 10 बजे वो गुलदार एक विधवा महिला लक्ष्मी देवी के घर में घुस गया। वो खाना खाकर हाथ धोने के लिए बाहर आई थी। लक्ष्मी देवी जैसे ही घर के अंदर वापस घुसी, गुलदार ने झपट्टा मार दिया। लक्ष्मी के हाथ में 3 सेल वाली टॉर्च थी। जैसे ही गुलदार उस पर झपटा, उसने वो टॉर्च की रोशनी गुलदार की आंखों में नजदीक से डाल दी। इतनी नजदीक से टॉर्च की रोशनी जब आंखों में पड़ी तो गुलदार की आंखें चकाचौंध हो गई और उसकी पकड़ से लक्ष्मी छूट गई। लक्ष्मी देवी बड़ी साहसी थी। उसने फौरन एक जलती हुई लकड़ी उठाई और उसे मारने की कोशिश की गुलदार के सर पर। गुलदार जान बचाकर भागकर बाहर चला गया और जान बच गई लक्ष्मी देवी की। जब आदमखोर गुलदार प्रतिदिन इंसानों पर हमले की कार्रवाई कर रहा था, तो उस इलाके के डीएम नवीन चंद्र शर्मा जी ने वन्य जीव प्रतिपालक को एक फैक्स भेजा। मुझे दोबारा भेजा गया उस गुलदार प्रभावित क्षेत्र में कार्रवाई करने के लिए। जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा तो जनता को यह विश्वास हो गया कि अब तो गुलदार मारा ही जाएगा। डेट थी 23 अक्टूबर 1998 की, जब मैं पनौली, खैली और चौड़ा ग्राम का निरीक्षण कर रहा था। अभी मुझे निरीक्षण करते हुए 2 दिन ही हुए थे कि 25 अक्टूबर 1998 को दोपहर के 3 बजे सबशील गांव से एक आवाज आई कि वहां पर आबाद भूमि के किनारे पर गुलदार ने दयाराम जी की पुत्री, जो कि 14 वर्ष की थी, उसे अपना शिकार बना लिया। मुझे तत्काल वहां पर पहुंचने के लिए कहा गया। मैं फॉरेस्ट गार्ड पुष्कर भट्ट को लेकर पहुंचा सबशील गांव में। प्रधान जी के साथ में गांव के बाकी लोग लाठी, कुल्हाड़ी, दराती लेकर मेरे पीछे पीछे आए। मैं लैंटाना की झाड़ियों में उस 14 वर्षीय बालिका प्रेमा के अवशेष और खून के निशान ढूंढ रहा था। वहां पर मुझे घसीटने के निशान भी मिल रहे थे। शाम के बज चुके थे 6। प्रधान थे श्री जयदराम जी। उन्होंने गैस यानी कि पेट्रोमैक्स का इंतजाम कर दिया था। मेरे पीछे पीछे फॉरेस्ट गार्ड पुष्कर 12 बोर की बंदूक लेके चल रहे थे। मैंने सबको आगाह कर दिया था कि रात का समय है, इसलिए बोलते बोलते मेरे पीछे आओ। करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर प्रेमा के कपड़े मिले
जो कि सने हुए थे खून से। फिर हम लोग हाथ में मशाले लेके आगे बढ़े तो गुलदार गुस्से से गरजा, लेकिन वो हम लोगों की तरफ नहीं आ रहा था, वो बढ़ रहा था आगे की तरफ। मैंने उन लोगों से कहा, घबराना नहीं। वो गुलदार लाश को छोड़कर आगे बढ़ चुका है। कुछ ही देर में प्रेमा की लाश मिल गई। मैं और भट्ट लोगों की सुरक्षा के लिए खड़े थे। प्रधान और अन्य लोगों ने लाश को देखा तो ये पाया कि पिछला भाग और सामने का मुंह गुलदार ने खा लिया था। पास में कोई ऐसा पेड़ नहीं था कि जिस पर मचान बांधा जा सके। और दूसरी बात, प्रेमा के पिता उसकी लाश को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए रात के 9 बजे प्रेमा की लाश को उठाकर सबशील गांव में ले जाया गया। दयाराम के आंगन में शव को रखा गया। 3 तरफ से सुरक्षा के लिए आग जला दी गई। मैं और पुष्कर भट्ट भी वहां पर बैठे थे। लोग गुलदार के आतंक से बड़े भयभीत थे और उधर रात में वो गुलदार दहाड़ते दहाड़ते गांव के किनारे पर आ चुका था। गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों में बंद हो गए। पट्टी पटवारी कुछ लोगों के साथ ग्राम भनोली से वहां पर आए। मैंने प्रस्ताव रखा कि मचान बांधकर एक रात के लिए लाश उसके नीचे रखने के लिए इजाजत दे दे। ऐसी प्रार्थना मृतका के परिवार से की जाए। ये प्रार्थना की गई, लेकिन मृतका के परिवार वाले इस बात के लिए राजी नहीं हुए। 26 अक्टूबर 1998 को सबशील गांव में गांव के किनारे पर एक मचान बांधा। एक बकरा चारे के लिए बांधा गया, लेकिन रात भर बैठने के बावजूद गुलदार उस रास्ते पर आया नहीं और दूसरे रास्ते से गांव शेरा की तरफ चला गया। 27 और 28 को भी मैंने सबशील गांव में डेरा डाला, लेकिन आदमखोर चंगुल में आया नहीं। फिर उस गांव में पिंजरा लगाया, लेकिन वो आदमखोर बड़ा चालाक था। पिंजरे के ऊपर जो अंकुश होता है, जो उसके दरवाजे को होल्ड करके रखता है, चालाक गुलदार ने बाहर से ही वो अंकुश हिला दिया और पिंजरे का दरवाजा बंद हो गया और वो गुलदार यानी लेपर्ड बाहर ही था। मैंने भट्टे से कहा कि इसके पहले जो शिकारी यहां पर आए थे, उन्होंने इस तेंदुए पर फायरिंग की है। यही वजह है कि इतना चालाक हो गया है। ये शिकारियों की चाल को समझ जाता है। अब मैंने सोचा इस चालाक तेंदुए को नॉर्मल शिकार जो कि उसके द्वारा किया गया होगा उस पर ही मारा जा सकता है। ये बकरी बांध के बात नहीं बनेगी। मास्टर श्री भैरव दत्त जी से ये मालूम चला कि शेरा गांव में तेंदुए ने एक बैल को मारा है और जिसे गांव वालों ने खींच के नाले में फेंक दिया है। उस स्थान का जब मैंने निरीक्षण किया तो मालूम चला कि बैल की लाश तो सड़ गल चुकी थी। वो नरभक्षी तेंदुआ अभी भी वहां पर आता था, जाता था। मैंने जब उस आदमखोर गुलदार के पंजों को इस गुलदार के पंजों से मिलाया तो मालूम चला ये वही गुलदार है, यानी कि तेंदुआ है। 1 नवंबर 1998 को हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस के तहत गश्त लगा रहे थे। उसी इलाके का निरीक्षण करने जा रहे थे। मेरे साथ थे फॉरेस्ट गार्ड पुष्कर भट्ट, श्री भुवन चंद्र तिवारी जो कि थे संपादक अमर उजाला के, और थे श्री ईश्वर दत्त जो कि थे हेडमास्टर। मैं पग मार्क्स को देखता हुआ जा रहा था और हम लोगों में सबसे पीछे चल रहे थे ईश्वर दत्त। उनकी नजर उस नरभक्षी तेंदुए के ऊपर पड़ी। उन्होंने फौरन मुझे बताया और मैंने देखा वो तेंदुआ मेरी निगाहों के सामने था। अपनी 315 बोर की राइफल में मैंने एक राउंड चैम्बर में डाला और तैयार हो गया निशाना लगाने के लिए। हम धीरे धीरे आगे चल रहे थे। उस नरभक्षी तेंदुए के कानों में हमारे कदमों की आहट पड़ी तो वो सतर्क हो गया और खड़ा हो गया। मैंने एक गोली दागकर दूसरी गोली चैम्बर में डाल दी। जब वो तेंदुआ नीचे गिर के दोबारा खड़ा हुआ तो मैंने दूसरी गोली दाग दी। तब भट्ट ने भी 12 बोर की बंदूक से उस पर फायर किया। हम लोग उस मृत तेंदुए के पास गए। पास जाके देखा वो हमेशा हमेशा के लिए सो चुका था। धीरे धीरे उस क्षेत्र के लोग उस नरभक्षी तेंदुए को, मरे हुए गुलदार को देखने के लिए आने लगे। मरे हुए तेंदुए को श्री ईश्वर दत्त और बाला दत्त के आंगन में रखा गया। पूरन चंद्र दानी भी वहां पर आ गए। सभी लोगों ने बताया कि ये वही तेंदुआ है जो कि है नरभक्षी।
समय था सुबह 6 बजे का। फिर दिन में रेंजर देवीधुरा, एसडीएम लोहाघाट, एसडीओ चंपावत और भी कई अफसर उस आदमखोर गुलदार को देखने के लिए आए। मृत गुलदार को रेंजर उमा राम को सौंपा गया। 2 नवंबर 1998 को जिलाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री नवीन चंद शर्मा जी ने मुझे अपने कार्यालय में बुलाया और मुझे सम्मान पत्र यानी कि प्रशस्ति पत्र दिया। लेकिन उससे ज्यादा संतोष मुझे इस बात का था कि पूरे इलाके की जनता जिस नरभक्षी तेंदुए से परेशान थी, आतंकित थी, मैंने उन्हें उस आतंक से छुटकारा दिलाया और उनका विश्वास जीत लिया। तो दोस्तों, इस तरह से एंड हुई ये बुक जिसे लिखा था श्री ठाकुर दत्त जोशी जी ने। इस बुक का नाम है कुमाऊं के खौफनाक आदमखोर। हमारी नई सीरीज में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।